तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो है हमारे दुश्मन की बेटी है। तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं और वो प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है। और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। तो बेटे भारत, बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं निभाऊंगा। ठीक है धर्म के पिता। और जब तक अब तुम्हारा दिल करे घाटी में रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यहां से चले जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हाँ बेटे, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो भवानी मां की सौगंध है, मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं, सीधे गोली मार दूंगा। वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। विश्वास यही करता हूं तुमसे। जय भवानी मां। जय भवानी मां। मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? यह उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारे सर जो भी कोई बला आएगी, ये तुम्हारा भाई उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देगा। बोलो बहन। तो मैं आज खुद अपनी आंखों से देख भी चुकी हूँ कि एक तरफ देखो कि मेरे बड़े भैया शक्ति सिंह, और इन्होंने उनके सामने से मुझे पकड़ के लाया। मेरे भैया ने एक भी कदम आगे को नहीं बढ़ाया। और एक तरफ आप, ओ एक मेरे सगे भाई हैं, और भैया आप तो गए रहे। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया और सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो। और वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान करो। खाके कहता हूँ कसम, बखना तुम्हारा मान करूं। खाके कहता हूँ कसम, बखना तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पर बखना जान भी कुर्बान ए मेरी बहन, अगर वो वक्त आया तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। और हाँ, चलो हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं, उसके बाद अब आप अपने घर चले जाएंगे। बहन आइए, हम तुम्हें छोड़ देते हैं कुछ देर।
बिहारी सब गुड़ गोबर हो गया। और ये कैसे गुड़ गोबर होएगा? अरे वो ले गया ना आजाद हमारी बहन को। हाँ हाँ। हम लोगों से कह के गया कुछ और अच्छा। और वहां ले जाके कर बैठा कुछ और। मेरी बहन को उसने अपनी धर्म की बेटी बना लिया और भारत नाम का छोकरा उसने मेरी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अरे ये पकड़ चिट्ठी और पहुंचा दे डाकू आजाद तक। ठीक। मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक है। लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा। जब डाकू आजाद सिंह इसे पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि इस पत्र को उनकी धर्म की बेटी मतलब हमारी बहन रत्ना ने लिखकर भेजा है। ठीक है। तुम इसे पहुंचाओ और तमाशा देखो। ठीक है। यही लगा रहे चिट्ठी पहुंचाए। साथियों, हमारे साथी न जाने कहां चले गए। आइए छोटी, आइए। सरदार जी, क्या बात है? आपके नाम पत्र आया हुआ है। क्या? जी सरदार जी, डाकिया दे गया है। हमारे नाम पत्र आया, डाकिया दे गया है? हाँ सरदार जी। अरे मेरे नाम पत्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सरदार जी कोई नहीं है ना? देखिए सरदार जी, आपके ही नाम का एक पत्र है। लाओ जरा देखें। देखिए। पकड़ो उसको। कौन भेज सकता है ये पत्र मेरे लिए? हम पढ़ते हैं। हमको धोखा दिया। ला मेरी बंदूक, आओ मेरे साथ, आओ। राजकुमारी जी ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगी राजकुमारी जी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जीवित तो आता है कि तुम्हारे सीने पर गोलियां ही गोलियां दाग दो, लेकिन पहले ये बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया धोखा मुझे? धोखा? हाँ। बात क्या है? मैंने गुनाह क्या किया है जो कि आप इतना खफामान हैं? गुनाह जान समझकर अनजान बनता है। लेकिन किया क्या है मैंने? मेरे पास आया, उस लड़की को हमारे पूछने पर बताया कि ये लड़की फर्ज के रिश्ते से मेरी बहन है। जी हाँ। और मेरे पास से ले गया उस लड़की को, फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। अगर यही शब्द कोई और निकाला होता ना तो हलक से उसकी जुबान खींच लेता। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है आपके पास? है सबूत। ले पाल इसको, पालो इसको। ये सबूत। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, ये रत्ना आपसे मदद की गुहार मांगती है। जिस भाई ने आपके समक्ष मुझे अपने धर्म की बहन माना, फर्ज की बहन माना, वही अकेले में ले जाकर मेरी नहीं मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया है। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा बदनुमा दाग लगाते हुए? मैं तो, लेकिन नहीं, हमारी बहन मेरे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है। ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन मेरी बहन मेरे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगी। ये सब झूठा है, ये किसी की साजिश है, ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी चाल है। एक बार तुम्हारी बातों में आ गया था, लेकिन दोबारा अब नहीं आने वाला। लेकिन मैंने कोई ऐसे
संस्कार नहीं किए जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया के फर्ज। हरामजादे, रिश्ते की बात करता है, रिश्ते को गंदा करते हैं। भैया बहुत मारिश का तबीयत तुम्हारा और गड़बड़ा रही है भैया। बिहारी, हाँ चलो माँ के पास तुम्हारे लिए चलते हैं भैया। तुम्हारा तो जो ठीक किया, हाँ लेकिन मेरे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। हाँ चल बिहारी। बेटा भारत, तेरी ये हालत कैसे मेरे लाल? अरे कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। तू किसकी बात कर रहा है? माँ, किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। आजाद सिंह? हाँ माँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, उससे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी आज। माँ, वो इस वक्त चंबल घाटी पर मिलेगा। चंबल घाटी? हाँ माँ। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती इस हरामजादे को कितना बड़ा बहादुर है। थामो भैया थामो, तुम्हारी तबीयत और गड़बड़ा रही है। बिहारी, आए, उसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारिश भैया। टेंट शरीर टेंट करो, और टेंट करो। अब हवा खुली। हरामखोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे साले मजाक सुनते हैं। ए बिहारी, मेरी बात डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है। उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, मैं डाकू आजाद सिंह को दरबारी जी हुजूर। क्या समाचार है प्रजा की? महाराज, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा एकदम खुशहाल है, दूध भात खा रही है, आपके नाम का जय जयकार कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत है। जी महाराज, जब प्रजा ठीक है। अरे गंगा सिंह, जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? अब महाराज क्या बताएं, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज। क्या कह रहा? वो इस समय पागल हो चुका है। पागल हो गया? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है महाराज। मेरी बेटी के साथ तो नमकूल शैतान शादी करना चाहता है। जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे भी आए यहाँ पर उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा। घबराइए नहीं, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। या महाराज, हम तो बुढ़े हो गए हैं। हाँ तो तुम बूढ़े हो गए हो ना, अब तुम्हारी तो रैया करेगा वो। वही कर। आने तो आज हम उसे समझाएंगे। हाँ चुगली नहीं करूंगा, तेरी आरती अबे उतारूंगा। जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो
तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत। तो क्या करेगा तू? खत्म। हाँ? बाप बेटे का रिश्ता। अरे बैठ बैठ। अब बैठे रहा महाराज, नहीं खोपड़ी खराब है। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि अगर 3 दिन बाद फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो अंजाम भयावह होगा। और अंजाम अपनी नजरों से देख चुके हो महाराज। जब मैं अपने बाप का नहीं तो किसी का नहीं। खैर, उसको तो मैंने 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं महाराज। 2 दिन में तुमको एक निर्णय लेना है। दिल आ गया तोरी लौंडिया पे। बैठे बैठ बैठ बैठ। बैठे रहा चुपचाप। नहीं, एक बड़ी खराब आदत है महाराज, गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसेड़ देते हैं। सोच लो, फैसला कर लो, 2 दिन का समय है। और वैसे भी महाराज, चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोहरी लौंडिया को, हमारा वादा है। मावलिया, अरेस्ट हिम। महाराज, यो हथकड़ी पहन लियो, और अगर गोली चल गए मर जा, अगर नाल घुसेड़ दे तब क्या करे कोई महाराज। ले जाओ और महाराज को सम्मान के साथ 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद मामला आर। इसको मार दिया बना के अपना, जाकर इसको मार दिया बना के अपना ला। अरे नजरी उठा कर देखे इधर, भाई खड़ा है तेरा। आजाद सिंह, धीर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा सा मेरा एक सवाल कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसके एवज में तूने उसे इतनी बड़ी सजा दिया है? बता आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर मैं तेरे सीने का पार। रुक जाओ। ये तो अच्छा है कि आजाद सिंह औरतों पे हाथ नहीं उठाता है और हमें मारने आई हो हमारे विहड़ में, क्यों? लेकिन इस लिबाज में क्यों हैं आप? कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे माथ की बिंदिया, कान की बाली, ओठों की लाली, मांग का सिंदूर? ऐसे हाल में क्यों हैं आप? इस हालत में क्यों हैं आप? आजाद सिंह, तो मुझे देखकर मेरे हाल जानना चाहता है कि आखिर मैं इस लिबास में तेरे सामने क्यों खड़ी? डाकू आजाद सिंह, शायद जंगलों में रहते रहते तुझे ये भी ख्याल नहीं है कि हमारे भारतवर्ष की हर विधवा नारियां इसी लिबास में खड़ी है और तेरे सामने एक विधवा औरत खड़ी है आजाद सिंह। तो तुम एक विधवा औरत हो, लेकिन तुम्हारे पति जी कौन थे? क्या नाम था उनका? क्या कहा तूने? जी हाँ, अपने पति जी का नाम बताइए।
तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना हाँ, चाहता तुम्हारे स्वामी जी के बारे में। आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई यार नहीं, बल्कि इसी उदयनगर के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज मेरे स्वामी जिस दुनिया संसार में जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती रे? अरे तेरी क्या मजाल होती जो तू मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा देता। आजाद सिंह, अरे तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, तेरे तो सीने में दिल होगा नहीं, तो क्या जानेगा एक बेटा और बेटी का दर्द, क्योंकि एक डाकू जो ठहरा तू। आजाद सिंह, जाकर कि जब उसके बच्चे के पैर में छोटा सा तिनका भी चुभता है ना,